इस मालूमाती तज्जिये में खुश आमदीद। ज़रा 7वीं सदी के अवाइल के अरब का तसव्वुर करें। एक वसी और खुश्क सहरा जहाँ छोटे छोटे कबाइल आबाद हैं, आपस में मुसलसल लड़ रहे हैं और कोई एक मरकज़ी ताकत मौजूद नहीं है। बज़ाहिर ये खित्ता उस वक्त की आलमी सियासत में कोई ख़ास अहमियत नहीं लगता था, लेकिन फिर इसी रेतली ज़मीन से एक ऐसा बयानिया उभरा जिसने लफ्ज़ी तौर पर महज चंद दहाइयों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आइए इस हैरत अंगीज़ सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब ये वाकई तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। बिखरे हुए और बज़ाहिर कमज़ोर सहराई कबाइल ने आखिर कैसे एक ऐसी शानदार आलमी तहज़ीब की बुनियाद रखी जिसका असर आज तक हम महसूस करते हैं। ज़ाहिर है ये कोई रातों रात होने वाला मौजज़ा या महज इत्तेफाक तो नहीं था। इसके पीछे एक इंतहाई गहरा पैगाम और एक गैर मामूली तंजीमी ढांचा काम कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। कहानी का पहला हिस्सा। आइए सबसे पहले इस चिंगारी की बात करते हैं जो 610 से 632 ईस्वी के दौरान मक्का और उसके इर्द गिर्द भड़की। सिर्फ 22 साल। जी हाँ, इन 22 सालों की रफ्तार बिल्कुल हैरान कुन थी। 610 ईस्वी में मक्का में इस नए पैगाम का आगाज हुआ। इब्तिदा में तो मुखालफत बहुत शदीद थी, लेकिन 622 ईस्वी में हिजरत मदीना के साथ एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। मदीना जाकर यह महज एक कम्युनिटी नहीं रही, बल्कि एक बाकायदा रियासत कायम हो गई। और हैरत की बात यह है कि 632 ईस्वी तक आते आते पूरा अरब माशरा, जो कभी आपस में दस्तो गरेबान था, एक परचम तले मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हो चुका था। इसके फौरन बाद वो दौर आया जब इस नई उभरती हुई ताकत ने बड़ी और कदीम सल्तनतों का रुख किया। 630 और 650 की दहाइयों की बात है। उस वक्त बाज़ंतीनी और फ़ारसी सल्तनतें दुनिया के सुपर पावर्स मानी जाती थीं, लेकिन हकीकत ये थी कि दहाइयों पर मुहीत बाहमी जंगों ने इन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला और थका दिया था। अब ज़रा मुआवजा करें, उनके मद्दे मुकाबिल एक बिल्कुल नई, इंतहाई मुत्तहिद और एक ज़बरदस्त जज्बे से सरशार इस्लामी फ़ौज थी। ये दरअसल सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, बल्कि पुरानी ज़वाल पजीर थकावट और एक बिल्कुल नई तवानाई का ज़बरदस्त टकराव था। और इस नई तवानाई का नतीजा क्या निकला? महज चंद दहाइयों के अंदर इस्लामी अफवाज ने शाम और फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर 640 ईस्वी के आसपास मिस्र उनके ज़िर असर आ गया और मशरिक की जानिब ईरान के वसी इलाके उस नई रियासत का हिस्सा बन गए। तारीख में इतनी तेजी से जमीन के इतने बड़े रकबे पर कंट्रोल हासिल करना वाकई दंग कर देने वाला है। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। ये पेशकदमी मगरिब की तरफ भी जारी रही। मिस्र से निकलकर शुमाली अफ्रीका यानी लीबिया, ट्यूनिस, अलजेज़िर और मराकेश का एक लंबा सफ़र तय किया गया। और फिर 711 ईस्वी में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर पेशरफ्त हुई। आबराए जिब्राल्टर को अबूर करके मुस्लिम अफवाज यूरोप में दाखिल हो गईं। उन्होंने स्पेन के इस खित्ते को फतह किया जिसे हम आज तारीख में अंदलुस के खूबसूरत नाम से जानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेन में इस्लामी हुक्मरानी सिर्फ सरहदों की तौसी का नाम नहीं थी। उन्होंने वहाँ ऐसे शानदार शहर बसाए जो उस वक्त दुनिया के जदीद तरीन और दानिशवराना लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक शहर थे। साइंस के बड़े मराकिज़ कायम किए, ऐसी हैरत अंगेज़ तर्ज तामीर मुतारिफ करवाई जो आज भी सयाहों को मशहूर कर देती है, और कुर्तबा जैसे शहरों को इल्म व दानिश का एक आलमी गढ़ बना दिया। ये मुकम्मल तौर पर एक नई रोशन तहजीब की तामीर थी। अब हम अस्करी फतूहात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस कहानी का अगला रुख मशरिक़ वुस्ता से बाहर आलमी तिजारत और सकाफती तबादले के जरिए फैलाव का है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह फैलाव सिर्फ तलवार के जोर पर हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताजरों और सूफियों ने इसमें एक बुनियादी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया की मिसाल ले लें, जहाँ हुक्मरानों, ताजरों और सूफी असातिज़ा ने बड़े पैमाने पर आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया। मगरबी अफ्रीका में सहारा के वसी तिजारती रास्तों के जरिए इस्लाम माली जैसी अजीम सल्तनतों तक पहुंचा। मशहूर हुक्मरान मानसा मूसा को कौन भूल सकता है। और स्वाहिली साहिल पर समुद्री तिजारत ने अफ्रीकी और अरब रिवायात का एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद इम्तिजाज पैदा किया। और अगर परमन फैलाव की सबसे क्लासिक मिसाल देखनी हो तो वो जनूब मशरकी एशिया है। 1200 से 1500 की दहाई के दौरान आज के इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्लाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से पहुंचा। बस तिजारत होती रही और मकामी हुक्मरान अपनी मर्जी से उसे अपनाते रहे। सोचने की बात है, आज का वो खित्ता जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी बसती है, वहां कोई बड़ी जंग लड़ी ही नहीं गई थी। तो इस गैर मामूली रुझान और इस जबरदस्त आलमी कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था? आइए जरा पीछे हटकर इन बड़ी वजूहात को समझते हैं। हम इस पूरी कामयाबी को 3 बड़े सुतूनों में समेट सकते हैं। पहला सुतून
ایک شاندار متحد قیادت اور مضبوط ریاستی ڈھانچہ جس نے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ دوسرا ستون بروقت کارروائی، یعنی اس وقت کی کمزور اور زوال پذیر سلطنتوں کے پیدا کردہ خلا کا فائدہ اٹھانا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون تجارت، ثقافت اور تعلیم کے ایسے وسیع اور بے مثال نیٹ ورکس قائم کرنا جنہوں نے مختلف براعظموں کو آپس میں جوڑ دیا۔ دراصل اس 900 سالہ طویل عروج کا سب سے بڑا ورثہ محض فتوحات نہیں ہے۔ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے افریقہ، یورپ اور ایشیا کے انتہائی وسیع اور مختلف خطوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا۔ اس نے انسانوں کے درمیان خیالات کا ایسا تبادلہ شروع کیا، عالمی تجارت کو ایسا فروغ دیا اور انسانی علم و دانش کو اس طرح محفوظ کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس معلوماتی تجزیے کے اختتام پر ہمیں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، صدیوں پہلے بننے والے ان عظیم تجارتی، ثقافتی اور علمی راستوں نے آج کی ہماری اس جدید گلوبلائز دنیا کی بنیادیں کس طرح رکھیں۔ آج ہم جو کچھ بھی آپس میں بانٹتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، تجارت ہو یا علم، ان کی جڑیں ماضی کے ان سفروں میں کتنی گہری پیوست ہیں۔ معلومات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔